इस वीडियो में हम बात करेंगे रूलरशिप की, प्लैनेट्स की, रूलरशिप की। इन टोटल 9 प्लैनेट्स हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कवर किए गए हैं, जिनमें से 2 प्लैनेट्स राहु केतु को किसी भी हाउस की या राशि की रूलरशिप नहीं दी गई है। बाकी राशियों की बात करें तो इन टोटल 12 राशियाँ होती हैं, जिसमें से पहला एरीज और 8वां स्कॉर्पियो, इन दोनों के लॉर्डशिप, रूलरशिप, आधिपत्य या देवता या फिर कंट्रोलर, ये मार्स को बोला गया है। ऐसे ही टॉरस एंड लिब्रा के रूलरशिप वीनस को दी गई है। उसी प्रकार तीसरी राशि मिथुन और छठी राशि वर्गो, मिथुन और वर्गो, जेमिनी और कन्या राशि, इन दोनों की रूलरशिप दी गई है मर्क्यूरी को। उसके बाद आता है फोर्थ वन कैंसर, कैंसर की जो रूलरशिप है वो दी गई है मून को। फिफ्थ राशि आती है लियो, सिंह राशि, इस राशि की जो रूलरशिप है वो दी गई है सन को। इसके बाद हमने 6th, 7th, 8th ऑलरेडी देख लिया है। 9th और 12th, 9th राशि हो गई सैजिटेरियस और 12th राशि हो गई पाइसिस, मीन राशि। इन दोनों का आधिपत्य, रूलरशिप बृहस्पति को मिला है। और 10 और 11 कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, इन दोनों राशियों का स्वामित्व मिला है सैटर्न को। अब ये क्या मतलब होता है इसका किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, इस बारे में एंशिएंट टेक्स्ट्स कुछ नहीं कहते हैं। अगर मार्स को हम स्कॉर्पियो का देवता या लॉर्ड कहते हैं तो ये कैसे कह रहे हैं, रीज़न क्या है इसके पीछे कहने का, ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसीलिए मैं अपने प्रेडिक्शंस में रूलरशिप को कंसिडर नहीं करता। जब ट्रांजिट एनालाइज करता हूँ तो भी नहीं करता, जब महादशा एनालाइज करता हूँ तो भी मैं इस रूलरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं रूलरशिप को एक्सेप्ट नहीं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस बारे में कि हमने जो अलॉटमेंट किया है, किसी को किसी भाव का रूलरशिप दिया है, वो कैसे दे दिया। मैं जब YouTube खोलता हूँ तो बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं मेरे को। 2nd हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस, 12th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, 1st हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। इसका मतलब भी नहीं समझ में आता कि 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो क्या होगा। रिजल्ट्स वो बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ऐसे होंगे 1st हाउस के लॉर्ड के 7th हाउस में प्लेसमेंट में। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हर प्लैनेट कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कोई भी प्लैनेट स्टक नहीं है। जब आप पैदा होते हो तो किसी भी प्लैनेट का किसी भी हाउस में डिस्पोजिशन उस हाउस को सिग्निफाई करता है कि वो हाउस कैसे होगा, किस तरीके का हाउस होगा, उसको क्लासिफाई करता है। इसका ये मतलब नहीं बनता कि किसी हाउस का लॉर्ड किसी हाउस में हो गया तो उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स देगा, नहीं। आपको अगर रिजल्ट्स देखने हैं तो उसके ट्रांजिट्स देखो, महादशा देखो, चरदशा देखो, इन तीनों के अलावा ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब में से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको इस बारे में कोई आइडिया है कि कैसे अलॉटमेंट किया गया है रूलरशिप का, हाउसेस का, प्लैनेट्स का रूलरशिप कैसे डिसाइड होता है, तो प्लीज़ कमेंट करें। बिकॉज़ मैं रिसर्च करके मैंने बहुत रिसर्च किया है इस मामले में। लोग बस बोल देते हैं कि 1st और 8th का लॉर्ड मंगल है, तो जहाँ पे भी एरीज और स्कॉर्पियो राशि होगी आपके कुंडली में, इन दोनों हाउस को कंट्रोल करेगा मंगल। बट इसका कोई मतलब नहीं बनता। मंगल क्यों कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, क्या कंट्रोल रखेगा, बिकॉज मंगल तो ट्रांजिट कर रहा है। अगर वो चलो मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। एरीज राशि की, एरीज असेंडेंट की कुंडली है, मंगल 11th हाउस में पड़ा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि आपकी बॉडी 1st हाउस और 8th हाउस, आप दूसरे को क्या फीड कर रहे हो, आपकी एडेप्टेबिलिटी, इन दोनों को कंट्रोल करता है 11th हाउस। आपके दोस्त, मतलब आपके दोस्त आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब यही बना। जबकि रियलिटी ये है कि जैसे जैसे महादशा चेंज होती है आपकी लाइफ के रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। महादशा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो समझाऊँगा कैसे। तो ये वेग बात है, ये बहुत वेगनेस है
इस इंडस्ट्री में, या फिर अगर मैं बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में इस बात को लेके मैं अगेंस्ट हूँ सबके, क्योंकि किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस तरीके से हम इसको लॉर्ड बना देते हैं। आप मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस देखोगे, मैं अगर कोई बात कहता हूँ तो उसकी रीज़नेबिलिटी, उसकी रीज़न, उसका बैकग्राउंड, साइंटिफिक बैकग्राउंड दे के बात करता हूँ। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी साइंस कैसे, मैंने सबसे पहला वीडियो इसी पे बनाया है, जो कि अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ग्रेविटी को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट करने के लिए। लेकिन असाइनमेंट कि आपने मार्स को कोई हाउस असाइन, राशि असाइन कर दी, सूर्य, सन सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, उसको एक हाउस दिया। जो मर्क्यूरी है, जो उसका हेल्पर है, उसको आपने दो हाउसेस दे दिए। तो ये एलोकेशन का सिस्टम भी समझ में नहीं आता, और ये किसी के पास इस बात का आंसर भी नहीं है। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से पूछा है, तो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ कोर्स कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है इस बात का कि अगर कोई प्लैनेट किसी राशि का रूलर है तो वो कैसे एलोकेट किए हैं हम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, रिज़ल्ट्स किस तरीके से वेरी करते हैं। अगर आपके सपोज़ चलो मान लेते हैं कि एरीज़ असेंडेंट की कुंडली है, तो 3rd हाउस और 6th हाउस में मिथुन और कन्या राशि है, तो इसका मिथुन और कन्या राशि का कंट्रोल चला गया ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स के थ्रू। अगर हम बात करें तो उसका कंट्रोल चला गया, 3rd और 6th हाउस का कंट्रोल चला गया मर्क्यूरी के पास। अब मर्क्यूरी जहाँ जहाँ चलेगा, जिस हाउस में चलेगा, उस हाउस में 3rd और 6th को अफेक्ट करेगा क्या? ये गलत है, ये बहुत ही वाहियात बात है। एस्ट्रोलॉजी में जहाँ पे भी प्लैनेट होता है, जिस हाउस में ट्रांजिट करता है, उस हाउस को इफेक्ट करता है, और नहीं तो जिस हाउस में डिपॉजिटेड है उस हाउस को चेंज कैसे वो हाउस चेंज कैसे हो रहा है ये बताता है। ट्रांजिट से मात्र हम 2 हाउसेस देख सकते हैं। इस बारे में, इस पर्पस से, इन 2 क्वेश्चंस का आंसर मेरे को कहीं नहीं मिला कि एलोकेशन कैसे हुआ है, और दूसरी चीज़ कि ये वेरिएट कैसे करते हैं इसके रिजल्ट्स। बट मेरी प्रेडिक्शंस जो होती हैं, मेरी प्रेडिक्शंस सही आ जाती हैं अगर रूलरशिप को मैं कंसिडर ना करूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग, जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आपको पता है कि किस तरीके से रूलरशिप को अलॉट करते हैं, किस तरीके से रूलरशिप डिसाइड होता है किसी प्लैनेट का, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं providenceplanets@gmail.com। मैं आपकी कमेंट्स और मेल एनी टाइम पढ़ने को रेडी हूँ। सो टिल देन, ट्यून एंड सब्सक्राइब।